Hey students, how are you all? Hope you all are doing fine and studying well, right? So आपने आगे के सॉल्यूशंस चैप्टर के सब वीडियोस देखे होंगे, राइट? तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बच्चों जो लास्ट का हमारा वीडियो था, ठीक है, लास्ट टाइम हमारा जो वीडियो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिलेटेड, उसी का ही कंटिन्यूएशन है आज। ओके, तो अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखो एंड देन यू कम टू दिस वीडियो। ओके, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो तो शुरू करते हैं। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने समझा था व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी। हमने देखा था वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोअरिंग क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, और हमने देखा था कि अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें तो लोअर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ठीक है। तो आज हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे कि अगर volatile solute is mixed with volatile solvent, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो क्या होगा। आज हम देखेंगे कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करें तो क्या होगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल आप ले लो, आप वाटर और इथेनॉल को मिक्स कर दो, ठीक है, तो बेसिकली इथेनॉल भी वोलेटाइल है, वाटर भी वोलेटाइल है। तो इस केस में हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सपोज स्टूडेंट्स आई मेक अ सॉल्यूशन, ठीक है, आई मेक अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है कंपोनेंट 1, एक है कंपोनेंट 2। मैंने आपको पहले बताया था कंपोनेंट 1 जो हमारा होगा वो ऑलवेज सॉल्वेंट होगा और कंपोनेंट 2 जो हमारा होगा वो ऑलवेज सॉल्यूट होगा, ठीक है। और ये दोनों ही वोलेटाइल है। ये कंपोनेंट 1 जो है वो भी वोलेटाइल है, कंपोनेंट 2 भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। राउल्ट्स लॉ ये कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction in the solution, ठीक है। तो स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हम अब देखो यहां पे वेपर्स बनेंगे, ठीक है, तो वेपर्स जो है वो 1 के कारण भी बनेंगे और वेपर्स जो है वो 2 के कारण भी बनेंगे। व्हाई? बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल, राइट। तो ये राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब कि कंपोनेंट 1 जितना होगा सॉल्यूशन में उसके करस्पॉन्डिंग ही उसका जो है वो वेपर प्रेशर वो जनरेट करेगा या वेपर प्रेशर वो क्रिएट करेगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पे कंपोनेंट 1 हमारा सॉल्वेंट है तो ऑफ कोर्स कंपोनेंट 1 ज्यादा होगा। कंपोनेंट 1 ज्यादा है तो क्या होगा कि कंपोनेंट 1 के कारण जो वेपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा आएगा और कंपोनेंट 2 के कारण जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा, ठीक है, बिकॉज हमारा सॉल्यूट है तो कम होगा। तो जो कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन में उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, सिंपल है, राइट। तो दिस इज व्हाट राउल्ट्स लॉ हैज टू स्टेट। अब बच्चों इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम पढ़ें, ठीक है, हम एक्चुअली इस टॉपिक को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और एक हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो इन टू वेज वी विल स्टडी दिस, ठीक है। तो देखो P1
P1 is the vapor pressure due to component 1 of the solution. P1 is the vapor pressure due to component 1 of the solution. तो ये vapor pressure जो है इसको हम P1 बोलेंगे. According to Raoult's law, it is directly proportional to mole fraction of component 1 in the solution. ठीक है, जब मैं vapor pressure बोलूंगा तो आप ये पार्ट समझोगे, ठीक है, अबाउट द सॉल्यूशन. और जब मैं मोल फ्रैक्शन बोलूंगा तो जैसे हमको आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन रेफर्स टू द सॉल्युबिलिटी, तो मोल फ्रैक्शन आप समझोगे सॉल्यूशन के अंदर का पार्ट. ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, राइट. तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो कांस्टेंट हम क्या रखेंगे, P10 into x1, राइट. वेयर व्हाट इज P10, वेयर P10 इज vapor pressure of pure component 1. ठीक है, P10 is vapor pressure of pure component 1. Now how this comes, ये आता कैसे है ये भी हम देख चुके हैं. देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से आएगा. अब मान लो मैं यहां पे लिखता हूं वेपर प्रेशर और यहां पे मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो जब हमारे पास प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट 1 है, मतलब कि उसका मोल फ्रैक्शन 1 है. मोल फ्रैक्शन 1 होना का मतलब है कि हमारे पास प्योर कंपोनेंट का होना, राइट. तो जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन 1 है, राइट, इसका मतलब कि कंपोनेंट 1 जो है वो ओनली कंपोनेंट 1 है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, तो उस वक्त उसका वेपर प्रेशर है P10, राइट. तो अगर हमारा कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है x1 तो उसका वेपर प्रेशर होगा P1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो अगर हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 is equal to P10 into x1. सी, P1 is equal to P10 into x1. ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कैसे है. अब सिमिलरली बिकॉज हमारा कंपोनेंट 2 भी वोलेटाइल है तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2. और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे P20 into x2. Well, what is P20? It is again the vapor pressure of pure component 2. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हो गए. तो अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि टोटल प्रेशर यहां पर जो टोटल प्रेशर बन रहा है P total, that is equal to the sum of vapor pressure of component 1 and vapor pressure of component 2. ठीक है, now putting the values from here I will get P total is equal to P10 x1 plus P20 x2. ठीक है, now what we do is, see students, P total is equal to, so in place of this x1 what I can write is P10 into 1 minus x2 plus P20 x2. अब ये कैसे आया, in place of x1 I have put 1 minus x2, so how it has come, so because we know that sum of mole fractions is 1, correct. ठीक है, we know that the sum of mole fractions is 1. So in place I can write, in place of x1 I can write 1 minus x2, correct. So now when you multiply this you get P10 minus P10 into x2 plus P20 into x2. From here I can take x2 common, so I get P10 minus x2 into P10 minus P20, because agar if I am putting minus sign here I will have to change the sign here. So this becomes my formula of P total, correct students. This becomes my formula to find out the total vapor pressure when two components, I mean two volatile components 1 and 2 are mixed. Clear? Now students, in this whole derivation whatever we saw, see what I advise you to remember is just this, right? Or you can just remember these equations. What is P1? P1 is equal to P10 into x1, P2 equal to P20 into x2. You can just remember these equations, or at the most you can remember this one, that when I add them I get total pressure, correct. Because exam में अगर मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया and they are only giving you one value of mole fraction, ठीक है, आपको मान लो only x1 दिया है x2 नहीं दिया है, तो that students we can find out
राइट, बाय x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 वी कैन फाइंड आउट। तो इस तरह का इक्वेशन, इतना लंबा इक्वेशन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए। हाउ टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर दैट यू शुड नो, राइट। बट इन न्यूमेरिकल्स I will never use this equation. I will make the use of only these equations to solve any numerical. And trust me, इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आप इनका इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। यहां से यहां तक जाना आपको आना चाहिए, ओके। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर व्हेन टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लो, अब हम बात करते हैं वेपर फेज की, ठीक है। सो इन वेपर फेज, ठीक है, अब ये वेपर फेज में मुझे, ये वेपर फेज जो है, इस वेपर फेज में 1 और 2 का पार्शियल प्रेशर अगर फाइंड करना है, ठीक है, वेपर फेज में, ये वेपर फेज में हम, मेरे को अगर 1 और 2 का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, लेट्स सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, दैट इज y1, ठीक है। मैं उसको y1 लिखूंगा बिकॉज x1 जो है वो हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम वेपर फेज की बात करेंगे हमको सिंबल चेंज करना पड़ेगा, सो आई एम यूजिंग y1। अब I want to find out the partial pressure of component 1 in the vapor phase. So y1, so that will be equal to the partial pressure of component 1 upon partial pressure of component 1 plus partial pressure of component 2, or I can write partial pressure of 1 upon P total, ठीक है। ये हमारा P total क्या है, P1 plus P2 है, तो I can write P total here। तो मुझे बेसिकली क्या मिला, y1 is equal to P1 upon P total, या अगर मैं P total को इधर मल्टीप्लाई में ले आऊं तो मुझे मिलेगा P1 is equal to y1 into P total, right? Now this I have written according to the Dalton's law of partial pressures, right? Which you have already studied in standard 11. This I have written according to Dalton's law of partial pressure, that P1 partial pressure of component 1 is equal to mole fraction of component 1 in the vapor phase multiplied by the total vapor pressure, ठीक है। And similarly I can also write P2 is equal to y2 multiplied by P total, correct। I can also write P2 is equal to y2 multiplied by P total, ठीक है। Is that very clear, very easy, okay। So now with this we finish with the mathematical form of Raoult's law when a volatile solute is dissolved in a volatile solvent, okay। So now students, I will start with the graphical representation of the same, okay। So now let us look at the graphical representation of the same। So see students, when I talk about the graphical representation, I will draw two axes, one is the x-axis and one is the y-axis। On x-axis I will take mole fraction, I will take mole fraction on x-axis, and I will take vapor pressure on y-axis, correct। I will take mole fraction on x-axis and I will take vapor pressure on y-axis। Now see, here we assume that the mole fraction of component 1 is 1, ठीक है। The mole fraction of component 1 is 1, it means pure component 1 is present, and because the mole fraction of component 1 is 1, the mole fraction of component 2 should be 0, right। And as we move from left to right on the x-axis, what will happen, slowly the mole fraction of component 1 will decrease and the mole fraction of component 2 will increase, such that when I reach this point, the mole fraction of component 1 becomes 0 and the mole fraction of component 2 becomes 1, which indicates that here pure component 2 is present, clear, that here pure component 2 is present, okay। Now suppose the vapor pressure of pure component 1 is, say for example, P10, correct। The vapor pressure of pure component 1 is
P10. Okay, and the vapor pressure of pure component 2 is, say for example, P20, right? So these two are our extremes. This is the vapor pressure of pure component A and this is the vapor pressure of pure component B. So sorry, okay, so now okay, so now if I start plotting the graph will look somewhat like this. Correct? What does this indicate? This indicates that as I am decreasing the mole fraction of component 1 and increasing the mole fraction of component 2, my graph is starting from here and it is reaching here, right? So this is the line of vapor pressure of component 2, correct? So what is the vapor pressure of 2? According to the equation that we saw just now, P20 into X2. So this line is the line, the equation of this line is P2 equal to P20 into X2. Students, if you compare it with the equation of straight line y is equal to mx plus c, you can see that y relates to P2, m will relate to P20 and x will relate to X2 and your c will be 0. Because c is 0, the line is passing through origin, correct? And P20 is the slope of this line. Clear? Now, similarly, when we talk about this line, see, here the mole fraction of component 1 is 0. Now, as we are moving from right to left, ulta, when we are moving from right to left, we see that the mole fraction of component 1 is increasing and mole fraction of component 2 is decreasing. So the equation of this line will be P1 equal to P10 into X1. Correct? And now, suppose if I join this line, suppose if I join our two extremes, P10 and P20. So this line that we get will have is the line of P total. It indicates total pressure, which is equal to P1 plus P2. Clear? Very easy, right? Now students, how we can make the use of this graph in determining the vapor pressure. So suppose at this particular mole fraction, I don't know what it is, but at this particular mole fraction, I want to determine the vapor pressure, right? So what I will do is I will just draw a straight line like this. Clear? So we find that at this point, this is the line of P2, right? So at this particular mole fraction, your P2 will be this, right? Your P2 will be this. That is, it can be obtained by extrapolating it on the x-axis. Sorry, y-axis. It can be obtained by extrapolating it on the y-axis. Clear? And at this particular mole fraction, your P1 will be this. Again, you can extrapolate on y-axis and you can find out P1. Now the sum of these two values, this value plus this value, will give you P total, right? If you don't want to add, then what you can do is you can directly take the value from here, right? You extrapolate either on this side or this side, right? The values are going to be same. So this will give you the P total at this particular mole fraction. Okay, so either you can find out P1, either you can find out P2, you can find out P1, and then you can find out P total by adding them, or directly you can extrapolate to the P total line and you can find out the total vapor pressure of the solution. See students, one noteworthy thing that we see from this graph is that your total vapor pressure of the solution will be between P10 and P20, right? It will be between that range of P10 and P20. If it is P10, it's pure component A. If it is P20, it is pure component. If it is P10, it is pure component 1. If it is P20, it is pure component 2.
So your vapor pressure will always lie between this range of P10 and P20, correct, for the solution. So this is what we can make out from the graph, correct. Hope you have understood the graphical representation very nicely. Okay. Now let us compare Raoult's law and the Henry's law that we have studied earlier, right? So students, basically Raoult's law is used to determine the vapor pressure or lowering of vapor pressure in a solution, and Henry's law is used to determine what? The solubility of a gas in a liquid solvent. So basically Raoult's law and let us see Raoult's law and Henry's law, let us see the similarities between them. So when we look at the similarities, the first similarity is that both apply to volatile component of the solution, correct. Both the laws, they apply to the volatile component of the solution. The second similarity is that both state that vapor pressure of volatile component is proportional to mole fraction of the volatile component, correct. दोनों यही बोलते हैं कि vapor pressure of the volatile component will be proportional to the mole fraction of the volatile component, right. And if we talk about dissimilarities between both, then the equation for Raoult's law can be given as P1 is equal to P10 into x1, where P1 is the vapor pressure due to component 1, P10 is the vapor pressure of pure component 1, and x1 is the mole fraction of component 1. And when here we apply Henry's law, the equation goes like this: P is equal to KH into X. So P1 is the vapor pressure of component 1, KH is Henry's constant, and x1 is again your mole fraction of component 1 in the solution. So basically, if you see students, only the constants are different, correct. In Raoult's law, the constant is P10, and Henry's law, the constant is KH. So that is the main dissimilarity between them. Suppose if P10 and KH becomes equal, then Raoult's law and Henry's law will become the same. Hence we can say that Raoult's law is a special case of Henry's law, correct. We can say that Raoult's law is a special case of Henry's law. Okay. So with this, today's topic is over. Okay. Hope you liked the video, and just practice it by writing, and you have to remember the equations. Okay. So now that's all for today. We will see you next time with a new topic. Okay. Bye for now.